आज मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल अपने एक पुराने वीडियो को रिवाइज और अमल करना चाहता हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो था ये, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले बने थे राष्ट्रपति फर्स्ट टर्म में 4 साल के लिए, तो इन्होंने चाइना के ऊपर कुछ हाई टैरिफ टैक्सेस लगा दिए। उससे चाइना और यूएस के ताल्लुकात बिगड़ने लगे। अब चाइना है क्या? ये 20 साल 20 ईयर्स बिफोर 1949 पहले जापानियों से लड़े, चांग काई शेक और माओ तुसे तुम। उसके बाद ये आपस में लड़े और चाइना का सारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर सब डिस्ट्रॉय हो गया, मिट्टी में मिल गया। जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गवर्नर बनाई 1949 में, और 100 साल का माओ तुसे तुमने टारगेट फिक्स किया कि चाइना को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बना देंगे। आज जो है 73 ईयर्स हो गए, 100वें साल के नज़दीक ही पहुँच चुके हैं। शायद माओ तुसे तुमने जो ख्वाब देखा था, सपना देखा था, वो सच होगा। तो क्योंकि हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बेसिकली यूरोपियन वार थी, एक्सेप्ट चाइना जस्ट और जापान, तो उसमें लड़ाई हुई। बेसिकली यूरोपियन वार थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ट्रेंच वार थी। उसमें इतने एडवांस हथियार नहीं आए थे, फाइटर प्लेन बम्बर्स नहीं आए थे कि जहाँ बम फाड़े जा सके। हुआ क्या, लड़ाई में तो डिस्ट्रक्शन होता है, मौतें होती हैं, हत्याएं होती हैं। और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 2.5 करोड़ आदमी मर गया, और मरने वालों में रशियन ज़्यादा थे। और लड़ाई में क्योंकि यंग लड़के जाते हैं, मेल, बुढ़े, ओल्ड वुमेन, मैन, औरतें वुमेन नहीं जाती हैं, लड़कियां तो मर गए। तो मेल फीमेल का बैलेंस बिगड़ गया। समाज में लड़कियां ज़्यादा हो गई और लड़के कम हो गए। 4-4, 5-5 लड़की हो गई और लड़का एक शादी करने के लिए। खैर, वक्त बदला, आगे बढ़ा, बैलेंस आस्ता आस्ता रिस्टोर हो गया मेल फीमेल का। उसके बाद जापान ने भी आखिर में सरेंडर कर दिया था। एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरने के बाद लाखों आदमी मर गया। तो फिर पहले तो ये यूएस की फोर्सेस ने जापान पे कब्जा कर लिया। फिर ये पहले वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तो वियतनाम में ज़्यादा लड़ाई हुई। वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन मर गई। मरने वाले सब यंग लड़के थे। तो जो बच्चे, बूढ़े, बूढ़िया और लड़कियाँ, वहाँ पे भी पॉपुलेशन मेल फीमेल का डिस्टर्ब हो गया, अनबैलेंस हो गया। और फिर जैसे यूरोप में मार्शल प्लान बनाया यूएस ने और रिकंस्ट्रक्शन के लिए मदद दी, तो पुराना ख़त्म हो गया, नया इस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। यूरोप में वेजेस बहुत बढ़ गए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की भी समस्या हो गई। वेस्ट जर्मनी केमिकल के रिसर्च और प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया। वहाँ लोल्गी और बिस्मार्क बहुत बड़ी कंपनी थी केमिकल प्रोडक्शन के मामले में, नाइलॉन वगैरह का इन्वेंशन हुआ।
बेसिमल कन्वर्टर आए, वो तो खैर स्टील का था, बेसिमल कन्वर्टर था, नाइलॉन वाला था। ये थ्रेड को स्पिन पावरफुल धागे को मजबूत करने के लिए जो होती है, बर्बर कंपनी के थे, और लुरकी जो थी कंपनी, ये बड़े बड़े ड्रम में उसको घूमते थे, रोटेट होते थे, और नाइट्रोजन मिला के उसमें वो प्लास्टिक के जो होते थे उससे नायलॉन बनता था। तो मुझे उसके इंजीनियर्स के साथ, जर्मन इंजीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला, अमेरिकन और जर्मन इंजीनियर्स के साथ, 1967 और कुछ पार्ट 68 का भी। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे, ये उस ज़माने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोनस दिया जाता था, कोई नई फैक्ट्री लगाओ तो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्पशन था। तो मुझे भी इनाम मिला था उस ज़माने में, जब मुझे 200 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है सबको। तो जो कंपनी का मोदी पूर्ण का इंडस्ट्रियल रिटर्न, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरना था, तो खुद ही हमने पढ़ा था कि मेंटेनेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सब हेड एक्सपेंडिचर वाले आइटम में, तो मैंने वो उसमें सब हेड डाल दिया। उससे कंपनी को इनकम टैक्स में सेविंग हो गई। तो मुझे एक दिन बुलाया, कहने अग्रवाल आप वो अकाउंट्स ऑफिस चले जाओ। भाई क्या काम है वहाँ? मैं पैसों ले आया था कि तो सर्विस स्टैम्प लगा के रिसीव करते हैं ना सैलरी, तो कैश। कहने आप चले आओ भैया, आपको बुलाया है। मैं चला गया वहाँ। तो उन्होंने मुझे एक लिफाफे में 2000 रुपया दे दिए, यानी 10 टाइम्स ऑफ माई सैलरी। मैं कहा जी वो रेवेन्यू स्टैम्प तो मैं लाया नहीं, तो कहाँ रिसीव? कहते नहीं रिसीव की कोई जरूरत नहीं, आप ले जाओ, ऐसे जाओ मौज करो। अच्छा भाई मौज कर लेते हैं। तो अकल की कीमत पला ये देते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन। मुझे वो भी एक्सपीरियंस था, कैसे ये नंबर 1 2 नंबर के धंधे होते हैं, वो भी मुझे समझने का मौका मिला। जर्मन और अमेरिकन इंजीनियर्स के साथ काम करके उसका भी मुझे एक्सपीरियंस, बड़ा डिसिप्लिन रहता हूँ। जर्मन सॉफ्ट स्पीकिंग है, अमेरिका जो है हार्ड टास्क मास्टर और रफ टफ बोलने वाले। जो अमेरिका से ड्राइंग्स आती थी कंस्ट्रक्शन के लिए, और कब मशीनें आती थी जर्मनी से, तो जो मशीन फाउंडेशन पे वो फिक्स होनी है मशीन, उसमें थोड़ा वेरिएशन होता था। आमतौर से तो सेम ही होती थी। तो कभी कभी हम जो करते थे तो वो जर्मन इंजीनियर्स बात, तो वो कहते, हम कहते ओपी एंड ओपन, यहाँ ओपनिंग छोड़नी है जहाँ उसमें नट बोल्ट जाने हैं मशीन फाउंडेशन के, और जर्मन ओ बी ई एन ओपन। तो मैं पढ़ लेता था जर्मन ड्राइंग्स। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था। खैर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी। उस टाइम यंग था मैं, 21 22 साल का। अब तो 80 साल का हो गया बुढ़ा। शमशान की तरफ मुँह के रोज कदम पर एक एक कदम बढ़ के बढ़ता जा रहा हूँ। पता नहीं किस दिन ये फासला कम होगा या ख़त्म होगा, कम तो होता जा रहा है। तो खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री था, और यूएसएसआर जो था, इन्होंने जो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कह रहे हैं कि नाटो एक बनाया इन्होंने डिफेंस के लिए। तो उनका भाई ये यूएसएसआर की आबादी कम है, चाइना की ज़्यादा है, बढ़ा दो इससे, चाइना और रशिया की लड़ाई करा दो, जिससे ये हमारी तरफ ना हमें परेशान ना करे। मैं यूएसएसआर भी अक्लमंद आदमी था। जब चाइना ने मास कर दी अपनी आर्मी रशियन बॉर्डर पे, तो रशिया ने एक तरकीब सोची,
इसको आर्मी को अपने बॉर्डर से हटा के इंडिया के बॉर्डर पर करा दो शिफ्ट। और इसको मिस इन्फॉर्मेशन गेम कहता है। वो मिस इन्फॉर्मेशन दी यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट को कि चाइना तुम पर अटैक करने वाला है। तो इंडियन ने आर्मी लगा दी, जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अनाउंस कर दी। डिस्प्यूट तो चल रहा था बॉर्डर का। 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी रंगून में 1957 और 58 में। तो जो इंडिया के जो सर्वेयर जनरल थे, मेजर जनरल, वो मुझे उसका किस्सा बता रहे थे। वो इंडियन जो टीम थी उसको लीड कर रहे थे नेगोशिएशन टीम में, चाउमन लाई के इंडिया आने के बाद चाइना के प्राइम मिनिस्टर। तो क्योंकि मैं भी इलेक्टेड मेंबर था स्टूडेंट सर्विस का, 8 साल मेंबर रहा, तो जो सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर्स होते थे, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, उनसे मेरी दोस्ती थी। सुबह से शाम तक मीटिंग होती थी हर तीसरे महीने, 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। चाय पीते थे, नाश्ता और लंच करते थे, और शाम को चाय पी के अपने घर था। तो मेरा जो था ये मेजर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इन लोगों से मुलाकात होती थी उस जमाने में। और मैं 84 से 92 तक उसका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा। तो मुझे मामलों को काफ़ी समझने का मौका मिला, ये इंडिया चाइना के डिस्प्यूट के मामले में भी। तो एक फोर्ड फाउंडेशन की एक स्टडी थी, एक रॉयल और एक रॉक फेलर फाउंडेशन की स्टडी थी। तो दोनों किताबें पब्लिश हुई थी। तो वो जब जापान ने चीन पे कब्जा किया, वहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी और कह दिया सब जल के ख़त्म हो गया। मैं इतने चालाक आदमी है, आग लगाने से पहले जो उसमें मटेरियल था वो टोक्यो लाइब्रेरी में ले गए। और टोक्यो लाइब्रेरी में उसके बाद बिल्डिंग में आग लगा दी, लकड़ी की बिल्डिंग थी। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद टोक्यो पे जापान का, जब यूएस का कब्जा हो गया, तो वो जो मटेरियल था वो सब यूएस को मिल गया। और कोई पॉलिटिक्स में किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन है, सब अपने मतलब के हैं। तो जब नेगोशिएशन चल रही थी, पहले 57 की हुई रंगून में, बर्मा में 58 की हुई। तो क्या हुआ कि इन्होंने अमेरिकन्स ने वो इंडिया में, तो क्या था वो, क्योंकि जो 1923 वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इंडिया और चाइना बॉर्डर को डिसाइड करने के, तो उसमें चाइना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए थे, क्योंकि वो चांग काई शेक और माओ तुसे तुम आपस में लड़ने में लगे हुए थे, मारा मारी चल रही थी, नहीं आए। तो दस्तखत ही नहीं किए जब आए नहीं तो जो दलाई लामे के रिप्रेजेंटेटिव आए थे तिब्बत से, उनका उनकी ड्यूटी लगा दी, आप जाकर उन्हें बता देना। अब उन्होंने बताया नहीं, बताया कुछ पता नहीं। मैं क्या हुआ कि जो 1923 वाली मीटिंग हुई थी शिमला में, थर्ड, उसकी मिनट्स यूएस ने चाइना को दे दी। अब जब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भी नक्शे को, लाइन तो नक्शे तो ठीक है, ये लाइन लगी भी, हम भी मानते हैं, इसके मिनट्स था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, वो मेरी जनरल साहब मुझे बता रहे थे कि हमने कहा भी ये मिनट्स हमारा अवेलेबल नहीं है। चाइना ने कोई बात नहीं, हम आपको इसकी कॉपी दे देते हैं। वो माइक्रो फिल्म होती थी, उसकी कॉपी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कह दी, हम दे देते, आप ये लीजिए। ये डिसीजन हुआ था 1923 वाली शिमला कॉन्फ्रेंस में। अब इंडियन गवर्नमेंट सरप्राइज कर गई, नेगोशिएशन खत्म हो गई कि हमारा तो ये मैकमोहन लाइन पे दावा ही बेसलेस है। चाइना नेवर एक्सेप्टेड। वो चाइना फिर भी जो था शांति चाहता था, डेवलप करना था उसने। वो कहा भी ऐसा करो, आप लद्दाख वाला जो है डिस्प्यूट है उसको छोड़ दो, आप एक्साइज हमें दे दो, और जो ये नेफा का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल एजेंसी का इलाका, यहाँ से हम अपना क्लेम वापस ले लेते हैं, जो आज का अरुणाचल का। फैसला हो जाता। मगर नेहरू बड़ा हिस्टोरिकल सेंस का आदमी था, विद्वान आदमी था, प्राइम मिनिस्टर। उसने कहा भाई ये मैं बुढ़ा तो हो ही गया हूँ,
ये सब हल्ला मचाएंगे कि मैंने हिंदुस्तान को भेज दिया, मुझे चोर कहेंगे। तो ऐसा कि आगे आने वाला जो बनेगा वो फैसला ले लेगा। उसने फैसले को टालने की कोशिश की। चाइना कहता था इसको फोर्स कर दो, फॉरवर्ड पॉलिसी अनाउंस करके श्रीलंका चले गए प्राइम मिनिस्टर नेहरू। जो चाइनीज सप्लाई लाइन थी वहाँ पे जाकर इंडियन आर्मी बैठ गई। जहाँ तक इंडिया क्लेम करता था बॉर्डर, उसके 70 किलोमीटर एक मेजर साहब जो एक हिल टॉप पे एक अपने प्लाटून लेकर पहुँच गए वहाँ। 8 उनकी चाइना की जो सेक्शन होता है उसमें 8 फौजी होते हैं, इंडिया के में 11 होते हैं। तो वहाँ आए, वो गोली चला दी, 6 मर गए, 2 बच के भाग के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुँचे। इतला दी, पूरी ब्रिगेड आकर उनको सबको उड़ा दिया, पूरे प्लाटून को। 80-90 आदमी थे उसमें। या तो मैप रीडिंग में कुछ गलती हो गई, जो जहाँ तक लाइन उससे आगे हो सकता है, या मैप भी ये हो सकता है इनएक्यूरेट हो। दोनों बातें फिजिबल है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल बात को छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसमें वीडियो में कहा था कि ये अब चाइना से इनके डिफरेंसेस हो गए हैं यूएस के। बाइडेन साहब भी कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी के आदमी हैं, एक कट्टर नहीं होते हैं, बिजनेस माइंडेड नहीं होते हैं। और जो रिपब्लिकन है वो इंडस्ट है, कैपिटलिस्ट सपोर्टेड पार्टी है यूएस में। तो अब ये तो मैंने ये सोचा था कि अब कोई इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोकस करता तो उस जगह का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगी इकोनॉमी। ये हो जाएगा और इंडिया भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएगा और यहाँ बल्ले बल्ले हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी। हुआ उलट पलट हो गया। जो इंडियन आदमी है ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का आदमी है। यहाँ का आशिक तो अपनी माशूकों के आँख का काजल चोरी कर लेता है। सड़क पे चलती हुस्न बानों का इश्क आंखों ही आंखों में पी जाता है। ऐसा आदमी मत खा गया क्यों? तो मैंने जो अब इसने आज का जो है टॉपिक दिया, नानक से नफरत, अडानी से मोहब्बत और हिंदवी भारत का बंटाधार। नफरत और हिंसा किसी भी समाज को बहुत आगे लेकर नहीं जा सकती। हिस्ट्री कहती है अहिंसा मोहब्बत। जो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, महावीर तीर्थंकर उन्होंने कहा था अहिंसा, प्यार, मोहब्बत। गौतम बुद्ध ने इक्वलिटी की भी बात की थी। ही वाज फर्स्ट सोशलिस्ट जिसने इक्वलिटी की बराबरी की बात की। महावीर ने नहीं की तंग करना। और सारे हिंदुस्तान में जैन बौद्ध बन गए आदमी, क्योंकि हिंसा किसको चाहिए? ताकतवर है। कमजोर को चाहिए अहिंसा। तो सब अहिंसक बन गए, बौद्ध बन गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में चले आओ, संग में रहो। तो शुरू में तो जो जैन थे उन्होंने तो जो उनके भिक्षु होते थे, जैन भिक्षु, वो कभी शादी नहीं करना, गृहस्थी नहीं बसाएंगे। पहले गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। वो बाद में अपनी डेथ से पहले, मौत से पहले, उन्होंने अपना आइडिया चेंज कर दिया कि भाई अगर जो शादी नहीं करोगे तो बच्चे नहीं पैदा होंगे तो तुम्हारा समाज कैसे बढ़ेगा? जहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे वो धर्म खत्म हो जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने उसके बाद अलाउ कर दिया था शादी करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को। और फिर ये बौद्ध विहार बने। उसके बाद जो आदि शंकराचार्य थे उनके फॉलोअर्स ने 18वीं सेंचुरी में और 19वीं सेंचुरी में कि भाई इससे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, सब बुद्ध बन गए, जैन बन गए।
साउथ ईस्ट एशिया में तो इनकी हत्या की, बलात्कार किए, आग लगा दी जैन स्तूपों में, बुद्ध विहारों में, हत्याकांड हुआ। मगर सनातन धर्म पनपा नहीं। वो बौद्ध हिंदुस्तान से जो थे बाहर चले गए, श्रीलंका, पूरी साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया में से बुद्ध धर्म पर फैल गया। मगर जैन नहीं फैला, क्योंकि उन्होंने जैन मुनियों के शादी पे पाबंदी लगा, आज भी लगा रखी है। मगर गौतम बुद्ध वर्ष तक से खत्म कर दी। अकलमंद आदमी था। सोशलिज्म, इक्वलिटी, जगह जगह अशोक के स्तंभ बनवाए, उस पर उसने मैसेज लिखवाया अपना, शांति, अहिंसा, इक्वलिटी, सबका भला। जगह जगह रॉक्स पे जहाँ ट्रैवल के रास्ते थे, पैदल आने जाने को लिखवाया। वो आज भी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिसार से लाया हुआ एक पिलर लगा हुआ है। जब ये 1911 में कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई, तो ये कैपिटल बनाने का डका धीरपुर गांव है, वहाँ की ज़मीन एक्वायर की। ये ओल्ड सेक्रेटरी की बिल्डिंग बनी है असेंबली की। तो जहाँ दिल्ली के गवर्नर रहते हैं, वो आर्मी के जो चीफ थे, अदन से मलाया तक, उस जमाने 2 फॉर्म होते थे। आर्मी प्रेस आज भी जो 1857 के गदर में जलाई गई थी। 1857 के गदर के 2 ही निशान बा, एक तो आर्मी प्रेस खैबर पास पे, ओल्ड सेक्रेटरी के पास। मैं 5.5 साल वहाँ बैठा ओल्ड सेक्रेटरी में। नया सेक्रेटरी ये बन गया, वहाँ नहीं आबाद हो सका। उसे कॉरोनेशन प्लस लगा दिया उसकी यादगार में कि कैपिटल वो आज भी है वहाँ। बस ही नहीं, कैपिटल दिल्ली, वो नई दिल्ली जिसको बोलते हैं लुथियन दिल्ली, वहाँ बसी। इंडिया गेट बना 1932 में। तो अब मैं फिर इकोनॉमी पे लौटता हूँ। भटक गया एक बार फिर। तो मैंने ये सोचा था कि अब इंडिया में सब पैसा आ जाएगा, फोकस इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ की इकोनॉमी डेवलप, इंडिया भी इकोनॉमिक डेवलप कंट्री बन जाएगा अगले 8-10 साल में। मगर जो आरएसएस के ट्रेंड स्वयं सेवक हैं, प्रचारक, जब उनके हाथ में सरकार आ गई 2014 में, तो आरएसएस में तो हिंसा हत्या का एक आम पॉलिसी का इनका हिस्सा है। अपने जितने आदमियों की उन्होंने हत्या की है, अपोजिशन वालों की नहीं की, अपने प्रचारकों की सत्ता प्राप्ति के लिए हत्या की है। उनमें प्रचारकों में आपसी कंपटीशन होता पॉलिटिक्स में। नतीजा, भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई। उसके बाद भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई। हत्याओं का सिलसिला चलता रहा। मेरे चाचा भी आरएसएस के बहुत सीनियर आदमी थे, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर थे, लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता। मेरठ के शिवाजी नगर में, विजयनगर में उनकी 500 गज की कोठी थी, डबल स्टोरी, आरएसएस को दे रखी थी उस ऑफिस के लिए। तो उनके दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद उनके जो आरएसएस के सरसंचालक थे MS गुलवरकट, उनसे डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि उनका कहना था ये हत्या जो है गुलवरकट ने कराई है। 2 स्वयंसेवकों में पिताजी को उनका नाम भी बता रहे थे, वो कानपुर के थे। कानपुर से मुगलसराय जाते हुए ट्रेन में उनका गला दबा गया रात को और उनको धक्का दे दिया ट्रेन से बाहर। सुबह को उनकी लाश मिली थी। एक पैटर्न है आरएसएस में, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी हत्या, उसके भी हत्यारों का हाथ तो पता नहीं चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी हत्यारों का हाथ तो पता नहीं चला, किसी हत्यारे का नहीं पता चला। ऐसे कलाकार ही हैं। तो होती रहती। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनसे नरेंद्र मोदी से सीनियर प्रचारक थे हिरेन पांड्या, वो होम मिनिस्टर पर रहे
गुजरात के, वो चीफ मिनिस्टर बनने की उनकी दिली इच्छा थी, सीनियर पटार्स के। उनकी तीन गोली मार के हत्या कर दी 2003 में। आज तक पता ही नहीं चला किसने हत्या की, किसकी गोली थी। गोली तो पिस्तौल वाउल की कोई रही होगी, चलाने वाला कौन था? वो मारुति 800 कार में, और ऐसा लगता है कि उनको मारा कहीं और गया और लाके उनकी डेड बॉडी वहाँ रख दी गई, क्योंकि जो बॉटम में जो था कार, मारुति कार 800 छोटी सी कार है। मैंने अप्रैल 99 में परचेज की थी दिल्ली में, सेकंड मोटर से शोरूम से इशू करा कर आया था। उस टाइम मैंने कार के पैसे एडवांस में दिए तो 6 दिन बाद कार मिलते थे। कोई बात नहीं, तो स्कूटर से काम चला लो। हत्या हो गए, हथियारों का आज तक पता नहीं चला। 2003 से 2024 आ गया। अब जो एक और आरएसएस भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बल्लाज माधोक, उन्होंने अपनी किताब लिखी। एक किताबें लिख के जो चाहे वो लिख दो, और बहुत से ये भी लिख देते कि मेरे मरने के बाद इसे पब्लिश करना। उन्होंने भी यही किया। उन्होंने जो लिखा उसके मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और नानाजी देशमुख, महान नेता दोनों आरएसएस और बीजेपी के, जनसंघ के, तो दीन दयाल उपाध्याय की हत्या में उनका हाथ था। और उनके मुताबिक इसका जो सूत्रधार था अटल बिहारी वाजपेयी था, और नानाजी देशमुख उसके सहयोगी थे। उन्हें पता था कि आज इसकी हत्या होनी होगी, और वही हुआ। जब उसको शाम को उसने ये बात कही किसी आदमी से, बाद में इनिशिएशन हुआ तो मगर कोई पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई बंधु बांधव नहीं होता। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, जो पाकिस्तान से आए थे कराची से, उनके साथ मिलकर नानाजी देशमुख को भी ठिकाने लगा दिया। वो भी अपनी जान बचाने के लिए रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, और वो गाँव के विकास में, डेवलपमेंट में लग गए। जैसे मेरे चाचा, या तो ये है कि मुकाबला करो, अपनी हत्या कराने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कराने के लिए तैयार हो तो भैया रिटायरमेंट लेके किसी दूसरे काम में लग जाओ। तो मेरे चाचा भी दूसरे काम में लग गए थे। हत्या कौन कराए? किसी को अपनी मौत पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, मरना नहीं चाहता। मैं 80 साल हो गया, मैं भी नहीं मरना चाहता। मेरी किताब अभी 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक किताब भी 95% कम्प्लीट है, उसको अरेंज करने उसके चैप्टर। अभी बंगलौर से जाऊंगा दिल्ली लौट के, तो नए साल में 2025 के शुरू में मैं महीने 2 महीने उसको भी पब्लिश करा दूँगा। उसका टॉपिक है, नाम है किताब का, एक सुहानी मौत का सफ़रनामा। जिसकी जन्म हुआ उसकी मौत तो होनी है। तो ज़िंदगी तो एक सफ़र है ना, एक सुहाना सफ़र, वो है किताब का नाम। वैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ सब किताबें। एक नोटबंदी बनाम भिड़े का ब्याह, वो मैंने हिंदी में लिखी थी मोबाइल फ़ोन के मदद से। अब ये दूसरी किताब भी उसी से लिखी है मोबाइल पे। बाकी तो इंग्लिश के लैपटॉप पे लिखता हूँ मैं, तो कंप्यूटर पे लिखता हूँ, डेस्कटॉप पे। अब तो डेस्कटॉप नहीं, अब तो लैपटॉप ही है मुझ पर। तो मैंने जो सोचा था कि इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, वो उल्टा। LK अडवाणी, उन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा लिखी है, जीवन की कहानी, बायोग्राफी, उसमें उन्होंने एंटी सिख
जुलूस के आगे आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे के सामने से। तो इनकी शुरू से पॉलिसी है, क्योंकि वो तो हिंदू एकता की बात करते हैं। अब गुरु नानक ने सिख एक अलग पथ बना दिया, तो आरएसएस वालों को क्यों पसंद आएगा वो बात? तो दुश्मनी कर दी ना। तो पहले उनके दुश्मन मुसलमान, एंटी आरएसएस की स्थापना ही माइनॉरिटीज़ का केस है। तो एक तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी 14-15% पता नहीं कितने 18-20 करोड़ आदमी होंगे हिंदुस्तान में मुसलमान, बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। मगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब बातचीत चल रही थी सलामत शुरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि इंडिया की मुस्लिम माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है, इसको ध्यान से हैंडल करो। बम को तो संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है ना, नहीं तो अपने हाथ फट जाए। तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है। अब बात सच है, क्योंकि ईसाई तो यहाँ पे 0.5%, 1%, 1.5% होंगे, ये समय 14-15% है। सिख 2-2.5% होंगे, पारसी शायद 1/4% भी नहीं हो, मगर बड़े बिजनेसमैन है सब। तो सब मिला के कोई 18-20% माइनॉरिटी है इंडिया में। मगर उनका मुस्लिम माइनॉरिटी ये एक्सप्लोजिव है कि उन्होंने 8 साल हिंदुस्तान पर राज किया। ये अखंड भारत, मैं तो कहता हूँ अखंड भारत कर दो। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ की या 130 या 35 करोड़ कितने हैं आबादी, वो तो गिनती होगी, सेंसस होगा तो पता चलेगा। और जो 15-16 करोड़ मुसलमान हैं और 22 करोड़ पाकिस्तान में और 5 करोड़ अफगानिस्तान में और 17 करोड़ बांग्लादेश में, इन सब मुसलमानों 16 करोड़ मुसलमानों को 1-1.25 करोड़ हिंदू भी अभी बचे हुए बांग्लादेश में। तो 5 करोड़ 22 27 करोड़ 18 या 20 करोड़ ही मान लो, तो 27 और 20 47 और 16 करोड़ 63 करोड़ हो गए मुसलमान। तो फिर ये बड़ी आसानी से 120-130 करोड़ हिंदुओं से सुलट लेंगे। ये जो होते हैं हिंसा हत्या वाले बड़े डरपोक होते हैं। आगे आगे पुलिस चले तो पीछे पीछे राम का नारा लगाते हुए चलेंगे पत्थर फेंकने के लिए। आगे बढ़ के करने की हिम्मत नहीं होती। जितने भी दुनिया में डिक्टेटर हुए सब डरपोक होते हैं, बहादुर नहीं होता। ये हिस्ट्री बताती है। चाहे वो हिटलर रहा हो, चाहे मुसोलिनी रहा हो, या आरएसएस के संचालक रहे हो, एक से एक बढ़ गया डरपोक। तो मैंने सोचा था इकोनॉमी डेवलप होगी, तो जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान का ऐसा फितरती आदमी जो आँख से काजल की चोरी कर ले, उस्मान का हुस्न आँखों में पी जाए, देखते देखते उस्मान को पता भी नहीं चले ये सामने से आने वाला मेरा हुस्न पी रहा है, पलक नहीं झपक रहा। इन्होंने बाबा नानक, गुरु नानक ने सिख पंथ बनाया। प्यार, मोहब्बत, इक्वलिटी, सबका भला, ये संदेश था। मगर इस नफरत की आंधी अगेंस्ट माइनॉरिटी, अब सलसट जब ये सत्ता में आ गए आरएसएस के पिछाड़क, तो अपने एजेंडा पे लौट गया। तो उस एजेंडा के मुताबिक सरकारी एजेंसी के काबू में, रॉ, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस,
क्योंकि फौरन में तो जासूसी काम रॉ वाले ही करते हैं ना। तो एक सिख साहिबान महान समाज सेवक निज्जर की हत्या करा दी कनाडा में। कनाडा से ताल्लुकात बिगड़ गए। और ये कि यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो 5 आइज हैं, 5। एक इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे को कॉपरेट करती है। तो अब कनाडा की इकोनॉमी तो छोटी इकोनॉमी है, बहुत आदमी जाके बसे हुए हैं वहाँ, माइग्रेट हो गए इंडिया से। इंडिया भी सारा माइग्रेंट्स का कंट्री है ना, एक्सेप्ट जो ये ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब 6-7% है। सारी तो ऐसी ऑस्ट्रेलिया में मोरी है, वो भी 6-7% है, ओरिजिनल ट्राइब है। बाकी सब यूरोप से जाके बसे हुए हैं। न्यूजीलैंड में भी यही है, यूएस में भी 6-7% है। जो रेड इंडियंस कहलाते हैं कनाडा में, लैटिन अमेरिका में, सब यूरोप में उनको मार दिया, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। तो जो हिंसा और हत्या की जो पॉलिटिक्स थी वो चालू हो गई। निज्जर की हत्या कर दी इंटेलिजेंस से। उसमें जो हिंदुस्तान के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े मार्ट थे, काबिल आदमी है। और होम मिनिस्टर और रॉ के जो पुलिस के डेप्यूटी ऑफिसर थे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, उनके नाम आए। तो होम मिनिस्टर का तो इंडिया का जी अमित शाह का तो नाम आया। पता नहीं मोदी को पता हो नहीं पता हो, पता चल हो सकता है बाद में पता चल रहा है। उसके बाद यूपीएस में एक और सिख साहिबान, बड़े समाज सेवक वकील पन्नू साहब, उनकी हत्या की कोशिश की, मगर यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी के गुरु हैं, उस्ताद, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस के पास है, मैचलेस। पकड़ लिया आदमी, वो खेल गेम प्लान खुल गया। वहाँ से समन इशू हो गई उसकी कोर्ट से। अमित शाह, होम मिनिस्टर, एनएसए अजीत डोभाल और जो एजेंट थे इनके, तो वो तो 3-4 आदमी उसको पकड़ा गया, उनको टॉर्चर करके सब पूछ लेंगे। वो तो एक आदमी हाथ लग जाए वही काफ़ी होता है, सब गेम खुल जाता है। खुल गया तो उससे पासा पलट गया। जी? वो आंखों से काजल चोरी करने वाले, उस्मान का हुस्न पीने वाले पकड़े गए। ये पॉलिटिकल आदमी उसे काबिल नहीं होता, ज़्यादातर तो बेपढ़े लिखे होते हैं। तो ताल्लुकात बिगड़ गए। तो नानक से नफरत की जो आंधी चली, उसका नतीजा हुआ ये कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो 5 आइज हैं उनसे ताल्लुकात बिगड़ गए। पैसा आने का रास्ते में बैरियर बन गया, चेक पोस्ट। खैर, बिजनेसमैन अलग होता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालता है। जैसे कि मौत उसे तुमने कहा था कि लड़ाई में सामने पत्थर आ रहा है तो फौज को जैसे नदी में पत्थर आता है तो पानी जो है उससे टक्कर नहीं मारता, उसकी साइड से निकल के आगे बढ़ जाता है। ऐसी फौज में बढ़ो आगे। जो उसके वियतनाम के जो थे आर्मी के कमांडर मर गए, उनकी भी वही पॉलिसी थी, वो भी यही कहते थे। वो होता ही यही है। नेहरू ने जो फॉरवर्ड पॉलिसी अनाउंस की थी श्रीलंका जाने से पहले कि भैया चाइनीज आ गए, तुमसे लड़ो मत, उनकी साइड से निकल के उनके पीछे से उनकी सप्लाई रूट काट दो, वहाँ जाके तुम बैठ जाओ। वो तो चले गए, उनको पता ही चला बाद में क्या हुआ। लद्दाख में चुशूल तक बड़ी लड़ाई हुई, बहुत आदमी मारे गए। वहाँ तो 16 बटालियंस में से नेफा में नॉर्थ ईस्ट में 6 बटालियन बची,
तो आर्मी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बटालियन होती है। 6 बटालियन में 10 बटालियन लिक्विडेट हो गई 62 की वार में। और भी बहुत सी चीज़ें हुई लद्दाख में। जो चुशूल में एक कैप्टन होते थे उस टाइम, वो मुझे बता रहे थे कि क्या हुआ वहाँ। फिर पहले सिख रेजिमेंट होते, फिर सिख लाइट इन्फेंट्री, वो जाट सिखों को हाई कास्ट सिखों की थी, फिर सिख लाइट इन्फेंट्री, सिख एलाई बनानी पड़ी लाल पगड़ी वालों की, जिसमें शूट कास्ट सिख थे और राय सिख थे। वो हाई कास्ट सिख वाला जो लो कास्ट के सिख है, हालांकि गुरु नानक तो सब बराबर है, मगर उसने खाना छू दिया तो वो खाना खाएगा नहीं। दोनों के गुरुद्वारे अलग हैं, हाई कास्ट सिख वालों के, लो कास्ट सिख वालों के। ऐसा ही होता है, क्योंकि मजहब तो उन्होंने बदल दिया, जाति नहीं बदली। मुसलमानों ने जो बने मजहब बदल दिया, अपनी जाति नहीं छोड़ी। ईसाइयों में भी क्रिश्चियन तो बन गए, जाति नहीं छोड़ी। इंडिया से यूएस में जाके बच गए, जाति ले गए अपने साथ यूएस। वहाँ के भी 2 स्टेट, वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट जो है लॉ बना चुकी हैं, तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा, कास्ट बेस को नहीं डिस्क्रिमिनेशन किया उन्होंने। 2 स्टेट्स में 51 में से वहाँ कानून बन चुके हैं अब पिछले 2-3 साल में। तो अब क्या था, जो रास्ता था वो उसमें अड़ंगा लग गया। उसके बाद ये गौतम अडानी महान बिजनेसमैन, इससे हमारे प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। अब बिजनेसमैन में तो आपस में कंपटीशन होता ना, सब कुछ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कमाई के धंधे हैं। वो ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड करा करा के सबके प्रोजेक्ट जो है अडानी को सस्ती कीमत पर बिकवा दिए। वही उन्होंने यूएस में प्रैक्टिस एक्सटेंड की, अजूर पावर। वो इंडिया में भी आया, जो रिश्वत के पैसे जो थे आंध्र प्रदेश में, उसे अजूर से दिलवा दिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, ईडी वालों ने, सीबीआई ने डरा धमका के। और अब मगर जो एग्रीमेंट था, क्योंकि एग्रीमेंट को जब वायलेट करते हो तो वो उसमें पेनल्टी देनी पड़ती है, उसमें फिर इसकी जो बैंक गारंटी होती है वो फॉरफिट भी हो जाती है, वो जो नहीं वो पेमेंट करता है। तो ये आम सिस्टम है, सारी दुनिया में है। किसके पास इतनी कैपिटल है सिक्योरिटी देने के लिए, तो बैंक गारंटी दे देते हैं सीधे। और बैंक जो है वो डिपेंड करता है पार्टी पे, वो 1-1.5-2% जो है कमीशन चार्ज करते हैं बैंक सिक्योरिटी देने के लिए। हमारे यहाँ जब मैं सर्विस में, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जो है बैंक सिक्योरिटी दे होते थे। कभी कभी बोगस भी बैंक सिक्योरिटी दे दी, जैसे इसने अनिल अंबानी ने क्या है, पकड़ा गया। और ये सब जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेशन, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ब्यूरोक्रेसी को ब्राइब देती है। कोई नई बात नहीं है, किसी ये अडानी नहीं दिए, बाकी नहीं दिया, बाकी कोई दूध का धुला नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं। तो अब उसको ये हुआ, उसने कहा बचने का कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ये वो अनलिस्टेड कंपनी है अजूर पावर, अडानी ग्रीन लिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी को पैसा उठाने में मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ा पैसा भी नहीं उठा पाता, लिस्टेड कंपनी उठाती हैं। मैं उसमें जो डिक्लेरेशन देने होते हैं वो सही होने चाहिए। अगर आप फाल्स झूठे डिक्लेरेशन दे रहे हो, इंडिया में तो चल जाता है खूब झूठ सच। यहाँ की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की हैंडमेड है ना। ये कंपनी वाले अपने पिल्ले को जो उसका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनवा देते हैं, सीईओ बनवा देते हैं।
तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेगा? नहीं लेगा। जजेज जो है यहाँ की जुडिशरी, वो भी बिकाऊ है और कम्युनल भी है। करप्ट और कम्युनल दोनों है, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था और परसों के भी वीडियो में भी कहा था। इंडियन जुडिशरी टॉप टू बॉटम करप्ट और कम्युनल है। पॉलिटिशियन तो होते ही हैं, वो कोई नई बात है, अनोखी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और ये कॉर्पोरेट से देते हो पैसा, मुझ जैसा आदमी छोड़ने ही नहीं दे। तो खैर, अब क्या हुआ इसको अडानी को लेके, मैंने भी किसी ज़माने में 86-87 में 8-10 हज़ार रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, तो शौक था, पुरानी बात हो गई। उसके बाद समझ गया एक गोरख धंधा मुझ जैसे ज़मीनी आदमी के लिए ठीक नहीं है। एफडी में डाल दो पैसा, उसमें खोएगा नहीं पैसा, थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, कोई बात नहीं। जल्दी और रईस बनने की मत कोशिश करो। तो मैं कुछ मार्केट को समझने लगा था। अब जो मैंने देखा, क्या शेयर मार्केट बदला। पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे, बहुत से कंपनियां खुद ही अपने बुक्स इशू कर देते थे, जिसमें धीरू भाई अंबानी की तो रिलायंस कंपनी चैंपियन थी इस काम में, वो सब देखा। अब ये अडानी का कांड हो गया। इसकी वहाँ की जो सिक्योरिटी की वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, एक्शन ले रही है। FBI में भी करप्शन के मामले हो गए, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो हमारी CBI की गुरु है, वो भी एक्शन ले रही है। तो बहुत हैवी जुर्माना और जेल की सज़ा होने के चांस हैं। तो उससे ताल्लुकात, अब इंडियन गवर्नमेंट तो, क्योंकि वो अडानी की हैंड में है ना, इलेक्शन लड़ने में बहुत पैसा दिया उसने। अनिल अंबानी तो बर्बाद हो गया पॉलिटिशियन को पैसे दे देकर। मुझे देते तो सभी है, मगर वो उसने पॉलिटिकल पार्टी का हेडमैन बन गया, वो बाकी से हेडमैन नहीं बनते, हैंड टूल नहीं बनते हैं। अडानी और ये अंबानी हैंड टूल बन गए नरेंद्र मोदी के। तो अडानी जैसे अंबानी बर्बाद हो गया, अनिल अंबानी, अब मुकेश अंबानी आगे बढ़ता जा रहा है, आसमान को छू रहा है। तो ये भी क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग के दम पे इसका राइज हुआ, तो इसका फॉल भी होगा। तो जब ये 3-4 दिन पहले, हफ्ते पहले मीडिया में यह बात आई, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े धुरंधर हैं यहाँ बंगलौर में, उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बुढ़े आदमी हैं सब, क्या करें खाली बैठे बैठे, जी बहलाने के लिए चलो शेयर में मार्केट में प्ले कर लो। तो मैं सुबह मॉर्निंग में गया, एक तो सचिन कहते मुझे 3.5 लाख का लॉस हो गया कल। मैं कहा हो गया होगा, एक और से बड़ी बात है, बहुत तो हज़ारों करोड़ के हो जाते हैं लॉस, क्या 100 करोड़। तो वो मुझसे एक दिन पूछने लगे अग्रवाल का अरेस्ट होगा या नहीं होगा अडवाणी का। मैं कहा तो ज्योतिष वाली बात हो गई। पहले तो मैंने कहा नहीं हुआ, 1 सेंट का मैंने 1 सेंट पूछा, मैंने 1 सेंट में जवाब दे दिया नहीं होगा, कहानी ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा, याद किया कि एक इंडियन थे रजत कुमार गुप्ता, उन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक किया था, वो MBA किया था हार्वर्ड से, वो इंडियन अमेरिकन सिटीजन थे। और जो मैकेंजिस कंसल्टिंग कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, उसके वो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और दूसरी कंपनियों के भी वो बोर्ड पे थे डायरेक्टर, जैसे गोल्डमैन सैच, अमेरिकन एयरलाइंस, और भी कई कंपनियों पे थे। और जो ये बिल मंडेला फाउंडेशन है, उसके भी एडवाइज़र थे, बहुत नामी ग्रामी सज्जन काबिल आदमी। मगर उन्हें इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए
क्योंकि जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं उनको अंदरूनी बातें पता होती है। उनका एक दोस्त था राजा राम, वो स्टॉक ब्रोकर था, उसको लीक कर दी शाम को क्लब हाउस में मौज मस्ती के एंटरटेनमेंट के टाइम में। उसने उसी दिन स्टॉक में बड़ी गेम खेल दिया। तो उसमें ये गुप्ता जी तो थे और रहते गुप्ता जी वो तो नहीं थे उसमें इन्वॉल्व, मगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक करने में उनको ऊपर चार्जर लगे और उन्हें 2 साल की जेल की सज़ा, $5 बिलियन की पेनल्टी फाइन, और उसके बाद जब वहाँ से 2 साल के बाद 5 साल के लिए वो होम कस्टडी, होम अरेस्ट, नहीं 5 साल की होम अरेस्ट, और उसके बाद जो था 2 साल है होम अरेस्ट, और उसके बाद 5 साल अंडर सुपरविजन रिलीज कर दिया। सारी जिंदगी की मेहनत इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो वार्ड एक्सेस का हुआ था फर्स्ट गवर्नर जनरल का इंडिया में, शिकायत करने वाले राजा नंद कुमार को 1775 में फांसी लगा दी गई क्योंकि उसने शिकायत की थी इसने रिश्वत दी है मुझसे, वार्ड एक्सेस से गवर्नर जनरल में कलकत्ता में। खैर उस पर भी मुकदमा चला इंग्लैंड में वार्ड एक्सेस पे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, बरी हो गए 2 साल मुकदमे के बाद। क्या उसकी भी एक कहानी है, वो किसी और से सुनाऊंगा। तो जो मैंने सोचा था कि इकोनॉमी इंडिया की डेवलप हो जाएगी, तो ये हत्या, हिंसा और ये अडानी से मोहब्बत, इसने हिंदवी भारत की का बंटाधार कर दिया। इसकी बिगनी हुई समाज सेवी निज्जर के किनारे में हत्या से, तो पन्नू की हत्या का असफल फेल्ड अटेम्प्ट, और फिर ये अडानी कांड। तो जो मैंने कहा था कि नहीं होगी गिरफ्तारी, वो मुझे लगता है कि गलत है। जब रजत शर्मा को उसे इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए, इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए सजा हो सकती है, सारी जिंदगी में कमाई इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, तो अडानी का क्यों नहीं हो सकता? ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये तो खाली थर्ड डिवीजन में बीकॉम पास है। ये तो जो मोदी के मदद से वो स्कूटर पर चलता था, इसको अंग्रेजी ठीक से बोलने नहीं आती थी, तो बातचीत के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए दूसरा इसके आदमी रखा हुआ था, क्योंकि बिजनेस नेगोशिएशन तो इंग्लिश में ही होती है ना। आदमी रखा हुआ था, मगर इसने मोदी सरकार और भारत की इज्जत धूल में मिटा दी, खाक में मिटा दी। तो अब पैसा जो है अभी तो आता नहीं, अब वो कहने का ये ट्रंप आ जाएगा अभी जनवरी में, 20 जनवरी को ले लेगा। तो यूएस में सब पॉलिटिकल अपार्टमेंट होते हैं, मगर वहाँ का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सब कंट्रीज में ये होता है डेमोक्रेटिक में। वहाँ की जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसका, जैसे एफबीआई का जो चीफ होगा वो ट्रंप अपॉइंट करेगा पॉलिटिकल अपना आदमी को। वहाँ की जो सिक्योरिटी मार्केट को जो एजेंसी है उसका भी चीफ पॉलिटिकल आदमी होगा, ट्रंप अटैम्प्ट करेगा। वहाँ जजेस भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, मगर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है वो किसी की गुलाम नहीं होते, वो अपनी मजबूत से। मैंने भी, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंड फादर ने, मेरे फादर ने, हमने 100 साल सरकार की नौकरी की है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहा है, तो मैं जानता हूँ ये किसी की सगी नहीं होती। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है यूएस में वो नहीं छोड़ेगी।
और मुझे तो लग रहा है जो रजत गुप्ता का हुआ हाल, इसका हाल उससे बदतर होगा। वो तो $5 मिलियन की फाइन देकर चुकता हो गया। रेपुटेशन तो उसकी $5 मिलियन से भी ज़्यादा थे, वो डैमेज हुई। तो अडानी के पास तो कितने मिलियन नहीं, शायद $1 बिलियन का पेनल्टी लग जाएगा। 1 बिलियन मीन्स 1000 मिलियंस डॉलर, US डॉलर, और जेल की सजा तो काटेगा। तो अब मुझे पता नहीं इसको क्या शौक है, नहीं है। उसी जेल में कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ कोई भैंस या सांड टक्कर नहीं मारता। वहाँ कागज और पेन मुफ्त मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं मिलेंगी आपको, लैपटॉप और मोबाइल। वहाँ बैठ के किताबें लिखो, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी। मैं तो बिना जेल जाए घर में बैठ के लिखता रहता हूँ, अकेला होता हूँ। तो जब आदमी अकेला होता है तो जेल जैसे ही होता है ना। दिल्ली में तो मेरी जो मेट आती है, सुबह रोटी बना के चली आती है, शाम को आग बना देती है। घंटा सुबह लगाती है, आधा घंटा शाम लगाती है, तो 1.5 घंटा लगा दिया। बाकी 24 घंटे में 1.5 घंटा निकाल, 22.5 घंटे तो अकेला ही होता हूँ ना। अकेले में तो आदमी संत महात्मा बन जाता है। जितने भी महान आदमी हुए, चाहे गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, वो सब अकेले ही रहते थे। तो मैं भी अकेला रहता हूँ। आई एंजॉय द लाइफ। तो किताबें लिखने का, नहीं तो वहाँ किताब भी लिख सकता है। रजत गुप्ता ने भी जब जेल में था उस समय किताब लिखी। जब उसने जेल के बाद तो वहाँ तो बहुत में, वो जब हाउस अरेस्ट में था 2 साल, उसमें उस टाइम उसने किताब लिखी अपनी लाइफ के मामले में, ऑटोबायोग्राफी। तो ये भी किताब लिख सकता है। दिन बैठ बीत जाएंगे जेल में, दिन गुजर जाएंगे, आता है दिन जाता है, सुबह होती है शाम होती है, शाम होती तो रात भी होती है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंजॉय करो लाइफ, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। पैसा क्या खाना है, 2 रोटी सुबह चाहिए, 2 रोटी शाम, 1 कप चाय सुबह, 1 कप चाय शाम, साथ में थोड़ा मूंगफली खा लो, चने खा लो चाय के साथ। यही है ना जिंदगी, और क्या है। तो जिंदगी को एंजॉय करो, मजा, बी हैप्पी। तो मगर क्या है ये दुनिया, इसमें अभी कल हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने कहा कि भाई ये हमारा जो US की जो है, और ये अडानी है, इनका वो सरकारी एजेंसी का, और ये अडानी प्राइवेट कंपनी है। तो इनके मामले में कुछ विवाद है, हमें कोई ना तो कुछ पता है, US की हमने गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है, और ना कोई हमारा लेना देना है। ठीक बात है। मुन्नी को बेकार में बदनाम कर रहे हो। अरे भाई ये भारत सरकार की तो मुन्नी है, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? मोदी अडानी मोदानी पार्लियामेंट में रोज हल्ला मच रहा है, तो मुन्नी बेकार में बदनाम हो रही है। फिर तो ठीक है, तो पर्दे के आगे तो उन्होंने कह दिया कि सरकार का कोई लेना देना मतलब नहीं है। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? सवाल यह है कि चोली के पीछे क्या है, किसका दिल धड़क रहा है, किसके लिए धड़क रहा है, वो कैसे पता चले कि चोली के पीछे क्या है? घूंघट के तो आपने उघाड़ के दिखा दिया चेहरा सरकार ने कि भाई पर्दा हटा दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं चोली खोल के नहीं दिखाई उसके पीछे क्या है, वो दिखाएगी भी नहीं सरकार। पर्दे के पीछे जरूर कुछ हो रहा है, चोली के पीछे जरूर कुछ हो रहा है, जरूर दिल धड़क रहा है। किसके लिए धड़क रहा है, कितना धड़क रहा है, अब ये पता नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये धड़कन देखो, मौज लो, मस्ती लो, खुश रहो। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।